नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमबीडीए और डीआरडीओ की तरफ से है। यूरोपियन मिसाइल कंसोर्टियम एमबीडीए की तरफ से अभी भारत को एक नया प्रपोजल दिया जा रहा है। ये प्रपोजल बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ भी शामिल होने वाला है। प्रपोजल की डिटेल के बारे में अगर बात करें तो एमबीडीए के पिच में 3 मेजर पॉइंट रखे जा रहे हैं। पहला, एक्सटेंडेड स्टैंड अप रेंज, जिससे एयरक्राफ्ट लंबी डिस्टेंस से स्ट्राइक को कर पाएगा। दूसरा, इंप्रूव्ड रडार इवेशन फीचर, जैसे कि ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर पाएगा या पेनिट्रेट कर पाएगा। और तीसरा, एडवांस टर्मिनल मैन्यूवर कैपेबिलिटी, जिसे कॉम्प्लेक्स अर्बन एरिया के अंदर भी मिसाइल हाई प्रिसिशन का स्ट्राइक कर पाएगा। अब भारत की पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अभी के लिए भारत की रफाल फ्लीट के साथ ही स्कैल्प ईजी जैसे मिसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के लिए बस 36 रफाल एयरक्राफ्ट हमारे पास सर्विस में है, लेकिन आगे चल के इनकी संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है, जिस वजह से हमें लार्जर नंबर में स्कैल्प मिसाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि स्कैल्प के अलावा रफाल की वेपन पैकेज में कोई और बेहतर ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। या लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने के लिए स्कैल्प के अलावा रफाल के साथ कोई दूसरा मिसाइल हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फ्लीट बढ़ने के साथ साथ हमें ज़्यादा मात्रा में स्कैल्प मिसाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन स्कैल्प मिसाइल काफ़ी एक महंगा मिसाइल है, जिस वजह से डायरेक्टली इनको खरीदना भारत की बजट के लिए इशू को क्रिएट कर सकता है। और ऊपर से अभी कोई अलग मिसाइल को डायरेक्टली रफाल में इंटीग्रेट करने के लिए डसॉल्ट की तरफ से भारत को परमिशन नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से एमबीडीए की तरफ से स्कैल्प मिसाइल की तरह एक और मिसाइल को डीआरडीओ के साथ मिलकर को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जो कि भारत में ही बनाया जा सकेगा और ये भारत को सस्ता भी पड़ेगा। अभी अगर भारत एमबीडीए के साथ मिलकर इस नई मिसाइल को डेवलप करता है तो इसका फायदा ये होगा कि ये मिसाइल सिर्फ इंडियन रफाल तक लिमिटेड नहीं रहने वाले, बल्कि भारत इसे अपने हिसाब से अपनी किसी भी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर पाएगा। लेकिन अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो सेम सेगमेंट में भारत खुद भी अभी कैट सेंटर या ब्रह्मोस एनजी या फिर हमारी LRLSM जैसे मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जो कि स्कैल्प मिसाइल की इंडियन वेरिएंट की डेवलपमेंट के टाइमलाइन से या उससे पहले ही तैयार हो सकता है। और इस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि एमबीडीए की इस प्रपोजल को भारत इतना सीरियसली कंसीडर नहीं करने वाला है। अगला अपडेट एवीएनएल की तरफ से है। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी एवीएनएल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक मेजर पब्लिक सेक्टर यूनिट है, अभी नाइजीरिया और तंजानिया जैसे देश के साथ डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट को लेकर एडवांस डिस्कशन कर रही है। यह डिस्कशन BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के एक्सपोर्ट को लेकर किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक दोनों ही देश अभी पहले से BMP-2 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उनके लिए एक नेचुरल फिट सोल्यूशन होने वाला है, जिसमें वो अपनी एग्जिस्टिंग फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के साथ साथ फ्लीट को एक्सपेंड कर सकते हैं। इस डील में लगभग 30 से 40 यूनिट को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक की तरफ से इनको मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। इंडियन आर्मी के अंदर BMP-2 व्हीकल को सारथ के नाम से जाना जाता है और ये एक सोवियत डिजाइन की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, जो कि 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से लेके आज तक इनको इंडियन आर्मी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और इनको भारत में अभी बनाया जा रहा है। और अभी इन व्हीकल के अंदर 98.5% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक की तरफ से इसमें काफी हद तक मॉडर्न सिस्टम का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया आ चुका है, जो कि इंडिजिनस तरीके से डेवलप किए गए हैं। अब भारत में बनाए जाने वाले नए BMP-2 व्हीकल में डे नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी, NBC प्रोटेक्शन, मॉडर्न आर्मर और फायर कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। नाइजीरिया की तरफ से इस व्हीकल को काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां बाको हराम के खिलाफ ये काफी बड़ी रोल को प्ले कर रही है। तंजानिया की तरफ से इस व्हीकल को भी इंडियन ओशन की कोस्ट लाइन पर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किया गया और ग्लोबल सप्लाई चेन इशू होने की वजह से और रशिया के ऊपर सैंक्शंस को लगाने की वजह से दोनों कंट्रीज के लिए अभी इन व्हीकल की स्पेयर पार्ट को हासिल करना मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से अभी उम्मीद किया जा रहा है कि एवीएनएल उनके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और कॉम्पेटेबल ऑप्शन होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट को मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया जा रहा है और इसके लिए 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए टेंडर को ओपन किया गया है, जिसे अभी MTA टेंडर कहा जा रहा है। अभी इस रेस में 3 मेजर कंटेंडर मौजूद हैं। एक एम्ब्रर का C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट है, दूसरा एयरबस का A400M एटलस एयरक्राफ्ट और तीसरा लॉकहीड मार्टिन की C130J सुपर हरकुलस है। और अभी इस टेंडर में C390 एयरक्राफ्ट की सिलेक्ट होने की चांसेस सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है,
क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 18 से 30 टन कैटेगरी की या पेलोड कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिसमें C-390 परफेक्टली अलाइन कर रहा है। क्योंकि लॉकहीड मार्टिन की C-130J सुपर हरकुलस बस 20 टन के आसपास की पेलोड के साथ लो रेंज में रहने वाला है और A400M 37 टन की पेलोड कैपेसिटी की वजह से अपर लिमिट को भी पार कर रहा है, लेकिन साइज में ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, जिस वजह से ये महंगा भी पड़ने वाला है। इसी वजह से टेक्निकल इवोल्यूशन में A400M के डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन 26 टन से 28 टन तक की पेलोड कैपेसिटी के साथ C-390 MTA टेंडर में एक परफेक्ट कैंडिडेट बन सकता है। इसके अलावा अभी भारत और ब्राजील की तरफ से तेजस और C-390 एयरक्राफ्ट को लेकर एक बार्टर डील को भी एक्सप्लोर किया जा रहा था और कॉस्ट कंपैरिजन में भी C-390 बोथ C-130J सुपर हरकुलस और A400 के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ने वाला। इसके अलावा अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी बताया जा रहा है कि वो अभी एम्ब्रर के साथ मिलकर C-390 के एक टैंकर वेरिएंट को भी डेवलप करने वाले, जिसका नाम KC-390 होने वाला है और आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे अपनी एरियल टैंकर फ्लीट में इस्तेमाल किया जाने वाला है, जहां पर ये वर्तमान की IL-78 MKI टैंकर को सप्लीमेंट करने वाला है। अगला अपडेट HAL और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। HAL के चीफ की तरफ से अभी NDTV को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कंफर्म किया गया कि तेजस मार्क 1 को अभी मिट्योर मिसाइल से इंटीग्रेट करने की तैयारी किया जा रहा है। लेकिन पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस मार्क 1 के साथ मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए MBDA के साथ बातचीत किया जा चुका था, लेकिन हर बार MBDA की तरफ से किसी भी नॉन यूरोपियन रडार के साथ मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए मना कर दिया गया था। पर अभी ट्विस्ट ये है कि MBDA की तरफ से भी इंडियन ऑरिजिन रडार के साथ मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए HAL के साथ डिस्कशन किया जा रहा है और अभी जिन एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, इनके स्टैंडर्ड वेपन पैकेज में मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी के लिए इनिशियल 41 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में एल्टा की 2052 ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाने वाला है, तो उस वजह से इनमें मिट्योर मिसाइल का इंटीग्रेट करना संभव नहीं होने वाला है। लेकिन जिन तेजस मार्क 1 में उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाने वाला है, उन सभी में मिट्योर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा HAL की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या तेजस मार्क 1 के लिए मिट्योर मिसाइल सच में गेम चेंजर साबित होने वाला है? अब अभी की रेट में उत्तम ऐसा रडार मौजूद होने वाले तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में एंटर करने में 2 से 3 साल तक का समय लेने वाले हैं और वर्तमान जो 97 तेजस मार्क 1 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा रहा है, इनकी डिलीवरी 2030 के आसपास ही स्टार्ट होने वाला है और तब तक भारत के पास अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल मौजूद होने वाले, जो कि मिट्योर मिसाइल को भी आउट परफॉर्म करने में सक्षम होने वाले और थोड़े सस्ते भी पड़ने वाले हैं। तो इस वजह से मिट्योर मिसाइल तेजस मार्क 1 के लिए कोई रियल गेम चेंजर साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि तब हमारे पास इसके लिए देसी ऑप्शन भी मौजूद होने वाले, अल्टरनेटिव मौजूद होने वाले हैं। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है और ये अपडेट स्पेशली उत्तम ऐसा रडार को लेकर है, जो कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए डेवलप किया गया है। अभी रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से ये रडार अपनी इजरायली काउंटर पार्ट यानी ELM 2052 ऐसा रडार से लगभग 25% बेहतर परफॉर्मेंस को डिलीवर करता हुआ पाया गया है, जिसे भारत की इंडिजिनस रडार डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत ही बड़ी माइलस्टोन माना जा रहा है। अगर डेवलपमेंट हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उत्तम ऐसा रडार का डिज़ाइन DRDO और LRD की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर 2008 के आसपास स्टार्ट किया गया था। पहली बार इसे 2009 में एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था और उसके बाद से इसकी मल्टीपल वेरिएंट को डेवलप करने की बात सामने आ चुकी है और अभी तेजस मार्क 1 में जो उत्तम ऐसा रडार लगने वाली है वो इसकी मार्क 1 वर्जन होने वाला है, जिसमें 980 के आसपास TR मॉड्यूल मौजूद होने वाले हैं, जो पहले के ये प्लान के मुताबिक यानी कि 740 TR मॉड्यूल के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाले, काफी बड़ा अपग्रेड होने वाला है। अभी तक इस रडार को तेजस के साथ किए गए टेस्ट के दौरान स्मॉल साइज फाइटर एयरक्राफ्ट को 140 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट और ट्रैक किया गया है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, क्योंकि इस टेस्ट के दौरान इसे एक और तेजस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी कि उत्तम ऐसा रडार 0.5 मीटर स्क्वायर से लेके 1 मीटर स्क्वायर साइज टारगेट को 140 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है और ये सिर्फ एयर टू एयर मोड में नहीं बल्कि एयर टू ग्राउंड मोड में और एयर टू सी मोड में ऑपरेट कर सकता है और ये एल्टा की रडार के मुकाबले बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस को भी डिलीवर करने में सक्षम होने वाला है। साथ ही इसका मॉड्यूलर डिजाइन फ्यूचर अपग्रेड को भी आसान बनाने वाला है, जिसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल शामिल हो सकते हैं। ELM 2052 ऐसा रडार तेजस मार्क 1 की ईयरली बैचेस में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें 900 के आसपास TR मॉड्यूल मौजूद होने वाले। फिलहाल ये एक रिलायबल रडार है और ये एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, लेकिन उत्तम ऐसा रडार की मार्क 1 वेरिएंट की खास बात यह कि ये एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक साथ या एक टाइम पर इनमें से 6 टारगेट को एंगेज कर सकता है और इसका ओवरऑल रेंज भी ELM 2052 ऐसा रडार के मुकाबले लगभग 25% ज़्यादा बेहतर पाया गया।
यानी कि अगर इजरायली रडार का ओवरऑल रेंज लगभग 200 किलोमीटर होने वाला है, उत्तम ऐसा रडार का रेंज लगभग 250 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।